हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर सेट है, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हुआ है उसका हम लोग मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 क्लास डल चुका है। दोनों क्लास आप उम्मीद करते हैं कि देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए वहाँ से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। ठीक, मैथ का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसका लगातार हम लोग क्लासेज देख रहे हैं, पूरा बेसिक के साथ। जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग पहले करते जा रहे हैं, और फिर लास्ट में जो भी चैप्टर लगेगा कि जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया उसको एक एक दिन क्लास करा देंगे उसका। ठीक, एग्ज़ाम से पहले ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। यदि चैनल पे आप न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोग का क्लास 3 होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस, बिहार अग्निशामक, बिहार मद्य निषेध, ये सब जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी का हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसमें। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन बोला है कि यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल समान रूप से बराबर है, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, परिधि मतलब परिमाप हुआ, वही बातें दिया हुआ है कि परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो एक बात बताइए, जैसे ये सर्कल हो गया, सर्कल, ये इस निश्चित बिंदु को केंद्र बोलते हैं। ठीक, इससे ये जो दूरी होगा इसे त्रिज्या बोला जाता है। इसका परिधि जो होता है, परिधि, परिधि इज इक्वल टू 2πr हो जाएगा, परिधि या परिमाप। फिर क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। व्यास जो होता है ना, ये पूरा जब मिला देंगे ना, आर पार पूरा केंद्र से होते हुए जो जीवा, जीवा सबसे बड़ी जीवा इसको बोला जाता है, तो ये व्यास होता है। ये व्यास, ये हो गया आपका व्यास, व्यास हो गया। तो व्यास कभी भी, जो व्यास होता है ना, व्यास इज इक्वल टू 2r हो जाता है, 2 गुणे त्रिज्या। ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। पाई का मान आपको पता होगा कि पाई का मान हम लोग 22/7, 22/7 या फिर 3.14 रखा जाता है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक, तो इसमें कह रहा है ना कि वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। परिमाप मतलब कि 2πr और क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर है। यही क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि इसका परिधि या परिमाप और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है। अब एक बात बताइए कि पाई से यहाँ पाई कट जाएगा, 2 गो आर इधर है, तो एक आर से आर कट जाएगा, तो आर का मान हमारा 2 सेंटीमीटर बच जाएगा। इधर कितना बच गया, इधर आर, इधर 2 बच गया, तो आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, सेंटीमीटर इसमें नहीं दिया है तो इकाई, यूनिट ले लेंगे, इकाई कुछ भी नहीं दिया है तो इकाई भी ले लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? वृत्त का याद रखिएगा, परिधि 2πr, परिधि या परिमाप कहेगा तो 2πr, क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसमें और देखिए क्या होता है कि एक जीवा होता है, जीवा, जीवा होता है जो वृत्त को 2 भागों में बांटता है। जैसे इसे बोलेंगे जीवा, ये वृत्त को 2 भागों में बांटेगा। तो वहीं ये जो व्यास होता है ना, व्यास सबसे बड़ी जीवा होता है, वृत्त की व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। उसके बाद से आपका इसमें चाप जो होता है ना, चाप, ये वृत्त के, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ ले करके ये परिधि का ही भाग होता है, तो इसको आर्क यानी कि चाप बोला जाता है। ठीक, तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। मेन फॉर्मूला आप याद रखेंगे, फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है हमेशा। अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो व्यास क्या होगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपये है। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 है, जो फिक्स प्राइस है ना, किसी कूलर का फिक्स प्राइस, अंकित मूल्य को फिक्स प्राइस या फिर मार्केट प्राइस के नाम से जाना जाता है। तो ये 4200 रुपया दिया हुआ है, 4200 रुपये। ठीक, और दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, यानी कि जो इसका एसपी है, एसपी 3696 रुपये है, 3696 रुपये है। ठीक, 3696 रुपये में बेचता है। तो छूट प्रतिशत निकाले, छूट प्रतिशत कितना हुआ यही निकालना। अब देखिए एक बात देखिए, कभी भी जो छूट प्रतिशत निकलता है ना, छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत इज इक्वल टू छूट बट्टा फिक्स प्राइस, एफ पी इंटू 100 हो जाता है, एफ पी इंटू 100। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है
छूट प्रतिशत का जो मान निकालते हैं ना, हमेशा फिक्स प्राइस पर निकालते हैं। फिक्स प्राइस का ये छूट कितना हुआ, वही उसका प्रतिशत वैल्यू जो होगा छूट प्रतिशत हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा बताइए। छूट प्रतिशत इज इक्वल टू कितना छूट दिया, पहले यहाँ से घटा करके ना आप छूट निकाल लीजिए। तो 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, यहाँ 9 9 0 हो जाएगा, 9 9 0, फिर 11 में से 6 गया 5, यानी 504 रुपये का छूट मिला। ये जब घटाएंगे यहाँ से अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो छूट मिलेगा। तो 504 छूट मिला, और किसका 4200 का कितना परसेंट है, ये 4200 का कितना प्रतिशत है, यही हमारा क्या कहलाएगा, छूट प्रतिशत कहलाएगा। बस कटा दीजिए। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 7 से कट जा रहा है आराम से, 7 छक 42, और ये 7 सते 49, 7 दूना 14, फिर 6 से कटेगा 12 मिनट में, यानी कि 12% आपका छूट हुआ। छूट का जो परसेंटेज हुआ वो कितना हुआ, 12% हुआ। और ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें, आसान क्वेश्चन है। कितना परसेंट छूट मिला, 12% छूट मिला। छूट के लिए ये बात ध्यान रखेंगे कि छूट का मान हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत हुआ वही क्या कहलाता है, छूट कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो पूरक कोण का योग। देखिए आपको बताए थे पहले क्लास में, बताए थे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, ये बात हम किए थे कि आपको जो पूरक कोण होता है ना, पूरक पूरक कोण, पूरक कोण, तब बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे या कोटि पूरक कहलाएंगे, दोनों बात एक ही हुआ। उसके बाद एक बात बताए थे, संपूरक कोण, एक संपूरक लिखाए थे, संपूरक, संपूरक, संपूरक कोण। इसमें बोले थे कि जिन दो कोणों का योग 180 हो जाए, क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। ठीक, ये बात दोनों ध्यान रखेंगे। इसको पूरक या कोटि पूरक भी बोला जाता है, कहीं कहीं क्या बोला जाता है, कोटि पूरक, कोटि पूरक। इसको संपूरक या अनुपूरक, अनुपूरक कोण। तो वैसे कोणों का योग, वैसे दो कोणों का योग, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, और दो कोणों का योग अगर 90 हो जाए तो ये कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाएंगे, दोनों एक ही बात हुआ। इसको बोलते हैं, इसको सप्लीमेंट्री बोला जाता है, इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब वैसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, और सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण या फिर अनुपूरक कोण, वैसे दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वो संपूरक कहलाएंगे। तो हमें पूछा हुआ है दो पूरक कोण का योग क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, दोनों बात आप नोट करके लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस श्रृंखला सीरीज निकालना है। रीजनिंग भी एक आध क्वेश्चन बीच में डाल देता है, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक, कह रहा है कि इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, यानी कि यहाँ जो है ना, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यही पूछा हुआ है, यहाँ पे डैश डैश दिया हुआ है। ठीक, देखिए कुछ नहीं है, ये इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, 5 5 10, 10 7 17, 7, फिर ये कितना अधिक है आपका, तो 9 अधिक है, और ये कितना अधिक है, 11 अधिक। अब देख रहे हैं दो दो का अंतर बढ़ रहा है, जैसे ये हुआ 2 इससे अधिक, ये भी 2 अधिक, 7 2 9 हुआ, 9 2 11 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 13 अधिक हो जाएगा। ये भी 2 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 13। तब जोड़ दीजिए, 7 3 10 कर 0, हासिल 1 3 1 4 1 5, यानी कि 50 हो जाएगा। जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या होगा, 50 हो जाएगा। ये आसान सा सीरीज है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये एक आसान सीरीज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है ना कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए सर्वांगसम का, ये सर्वांगसमता का बात बोला है कि, तो सर्वांगसम जो होता है ना, सर्वांगसम, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। सर्वांगसम जिसका सिंबल ऐसा रहता है, बराबर दे करके और ऐसे ऊपर, सर्वांगसम। दो बातें होती है, एक सर्वांग समता और एक समरूपता, यही दोनों बात से क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें सर्वांगसम बोला हुआ है, सर्वांगसम। ठीक, इसको बोलते हैं समरूपता को सिमिलरिटी बोला जाता है इंग्लिश में, इसको कंग्रुएंसी बोला जाता है। तो अगर ट्रेंगल की कंग्रुएंसी की बात करें तो 3 प्रकार से कंग्रुएंसी होता है इसको। एक होता है एस ए एस, एक होता है ए एस ए, एक होता है एस एस एस।
और एक RHS भी हो जाता है, RHS हो जाता है। इसी चारों रूल के तहत ना दो दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से ये सब डिटेल बता देते हैं अभी। ये SAS का मतलब हुआ SAS यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड यानी इसका मतलब हो गया भुजा कोण, कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। और देखिए आपने यहाँ डैश दे करके एक एक लाइन लिख लीजिएगा डैश में। जैसे भुजा कोण भुजा का मतलब हो गया ना कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा बीच का कोण, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा बीच का कोण आपस में बराबर हो, यानी कि दो किसी अन्य त्रिभुज के बराबर हो तो वो सर्वांगसम होते हैं। बस यहाँ पे हम बता देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। किसी दो त्रिभुज की भुजाएं तथा बीच का कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होती है, सर्वांगसम होती है। दूसरा आते हैं तो ASA, इसका मतलब हो गया कि कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, यानी कि किसी दो त्रिभुज की कोण और बीच का भुजा, कोण और बीच का भुजा बराबर हो तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए इसको ना हम फिगर से आपको समझा देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। जैसे इसका फिगर यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे ये छोटा छोटा फिगर से ही समझा देते हैं। जैसे ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और बीच का एंगल बराबर है, बीच का एंगल बराबर है, तो इसको बोलेंगे SAS, SAS यही हो जाएगा SAS। ये दूसरा वाला है ASA, देखिए ये समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और फिर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसको बोलेंगे ASA, ASA ये हो जाएगा सिमिलरिटी। ठीक, ये तीसरा SSS का मतलब है कि ये त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज हुआ, यानी इसका साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड जो है इसके बराबर है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। किसके तहत, SSS के साथ, साइड साइड साइड। ये RHS स्पेशली समकोण त्रिभुज के लिए होता है, समकोण त्रिभुज। ये जो दो समकोण त्रिभुज रहेगा ना जिसमें हाइपोटेनस, ये R का मतलब राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल दोनों का ये तो बराबर होता ही है, हाइपोटेनस बराबर हो, कोई एक साइड बराबर हो, कोई एक साइड बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में त्रिभुज ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो यही चार जो है रूल होता है सर्वांगसमता का, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझेंगे थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन बोला है कि दो त्रिभुज ABC PQR, दो त्रिभुज की बात बोला है कि ABC और PQR। देखिए इसको बना देते हैं, ये त्रिभुज है ABC और ये है PQR, ये दो त्रिभुज की चर्चा किया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि यदि BC बराबर PQ, BC का जो मान है PQ के क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये जो BC है ना, ये BC भुजा वो इस PQ के बराबर है, इसमें हम डिनोटेट करते चलते हैं। ठीक, उसके बाद बोला है कि कोण C बराबर कोण Q, ये जो कोण C है ना, कोण C ये कोण Q के बराबर है, कोण Q के क्या है, बराबर है। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि दोनों त्रिभुज स्वयं सिद्ध से सर्वांशित होंगे, यानी कि कब सर्वांगसम होंगे, यही बात बोला हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज कब सर्वांगसम होंगे। तो एक बात देखिए, ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, ये एंगल साइड एंगल, यानी या तो कोण B बराबर होगा कोण किसके, P के, तब सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे एंगल साइड एंगल, तो ये भी एंगल साइड ये एंगल बराबर हो जाएगा कोण P। दो कंडीशन है इसका, एक कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P हो जाएगा, तब त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। एक जब लगाएंगे कि SAS, यहाँ देखिए तो ये साइड एंगल साइड, यानी कि ये साइड एंगल और ये साइड बराबर हो, यानी कि कौन बराबर हो, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये AC इज इक्वल टू QR बराबर हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा, तब भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। दो कंडीशन है इस त्रिभुज का सर्वांगसम होने का, तो इस दोनों में से कोई एक ही दिया होगा, ऑप्शन से देख लीजिए कौन सा दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू QR, यही ऑप्शन दिया हुआ हमें, AC इज इक्वल टू RQ, चाहे QR बात बराबर ही हुआ, AC इज इक्वल टू RQ, AC इज इक्वल टू, यानी जो AC है ये किसके बराबर है, QR चाहे RQ के बराबर होगा, तभी जो है जा करके त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो जाएगा। एक ऑप्शन में ये भी देगा ना, कोण B कोण P के बराबर होगा, कोण B जब कोण P के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये इससे भी सर्वांगसम हो जाएगा। अब भुजा की बात करें तो AC जब किसके बराबर हो जाएगा, QR का, तो SAS, इससे भी सर्वांगसम हो जाएगा।
बात क्लियर है इसमें? तो हमें ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सर्वांग क्षमता से भी एडवांस से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है आपका। ठीक, तो ये सब पढ़ना होगा, ये सब जानना होगा, इस चीज़ को नोट करके आप चलते चलिएगा। सब नोट करके जो अभी इससे पहले बताएं उसको लिख दीजिएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है फिर चक्रवृद्धि ब्याज से आया हुआ है। कह रहा है कि महेश 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20। अब देखिए ये तो आसान है जी। अगर 5 वर्ष में, उसी दिन बताए थे आपको कि 12,000 रुपया जो है इसका 5 वर्ष में दोगुनी का मतलब 24,000 हो जाएगा। फिर और 20 साल में बोला है कि 20 वर्ष में ये कितना रुपया हो जाएगा, तो और 5 साल में फिर दोगुना होगा, यानी कि 48,000 रुपया हो जाएगा। फिर अगले 5 साल में 48 दूना 96,000 रुपया हो जाएगा। फिर अगले साल में 96 दूना 00, 6 दूना 12 कर 2 हाथ से ले 9 दूना 18 19, यानी कि 1,92,000 हो जाएगा और 5 साल में, यानी 5 5 10 5 15 5 20, यानी कि 20 वर्ष में ये कितना रुपया हो जाएगा, तो 1,92,000 रुपये हो जाएगा, 1,92,000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बताए थे इसमें कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। अगर सीआई के दर से, ये बात बताए थे आपको कि सीआई के दर से अगर हर 5 साल में दोगुना हो रहा है तो 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 दूना 192, यानी कि 5 5 10 5 15 5 20, 20 वर्ष में 1,92,000 रुपये हो जाएगा। और यही 25 साल बोला रहता ना तो फिर इसका दोगुना हो जाता, 30 साल बोला रहता फिर जितना आता उसका दोगुना हो जाता। बस सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला का जरूरत इसमें नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। पहले तो प्रोबेबिलिटी समझिए, प्रायिकता थोड़ा सा समझेंगे। ठीक, प्रायिकता, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो किसी घटना की प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। किसी घटना की प्रायिकता, प्रायिकता पीई इज इक्वल टू एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस होता है। ये ऊपर जो एन ई है ना, ये घटित होने की, इसको बोलते हैं क्या, तो घटित होने की संभावना, संभावना और बटा कुल संभावना, कुल संभावना। किसी भी घटना के प्रायिकता की बात की जाए, किसी भी घटना के प्रायिकता प्रोबेबिलिटी संभावना की बात की जाए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, पीई इज इक्वल टू एन ई बटा एन एस हो जाएगा। एन ई जो हो जाएगा घटना के घटित होने की संभावना और बटा कुल संभावना हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, 2-3 बात इसमें नोट करके लिख लीजिएगा कि जो प्रायिकता पीई का जो वैल्यू होता है ना, पीई का वैल्यू 1 और 0 के हमेशा बीच में रहता है। 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि कोई भी घटना हो उसके घटित होने की जो प्रायिकता होता है 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर भी हो जाता है, और फिर 0 से बड़ा होगा। हमेशा 1 और 0 के बीच में ही होता है घटना, किसी भी घटना की प्रायिकता। अब एक बात आता है कि 1 किसका होता है और 0 किसका होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो किसी निश्चित घटना की जो 0 जो होता है ना, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव, पहले 0 के बाद लिख देते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता बराबर 0 होता है। और दूसरा जो होता है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये बात इसमें ध्यान रखेंगे। जैसे किसी भी घटना की प्रायिकता पी इज इक्वल टू एन ई बटा एन एस हो जाता है, और 0 से बड़ा होता है घटना की प्रायिकता और 1 से छोटा होता है। 0 किसका होता है, तो असंभव घटना, जिसका जो हो ही नहीं सकता है, जो चीज़ हो ही नहीं सकता है उसी को बोलते हैं असंभव घटना। क्या बोलते हैं, असंभव घटना। जैसे मान लीजिए 30 दिन का महीना है, बोलेंगे कि 32 तारीख आने की क्या संभावना है, तो है ही नहीं, वो 32 तारीख कभी आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि 30 तारीख 31 तक आ सकता है, 32 तो तारीख आता नहीं है। अगर बोले कि 32 तारीख आने की क्या संभावना है, तो 0।
हो ही नहीं सकता, अनिश्चित घटना है, वो कभी घट ही नहीं सकता है। डिफिनिट घटना की प्रायिकता, जैसे मान लीजिए आज सोमवार है तो बोलेंगे कि आज सोमवार होने की क्या प्रायिकता है, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आज सोमवार ही है, दूसरा दिन है ही नहीं, यही क्या हो जाएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता हो जाएगा। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 की क्या होता है, बीच में होता है। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। देखिए जब उसको 40 बार उछाले हैं, कुल कितना बार उछाले हैं, 40 बार, तो इसमें से चित्त जो आया है ना, चित्त हेड को बोला जाता है, हेड 17 बार, और जो पट आया है ना यानी टेल जो आया है ना, वो कितना आया है आपका, 23 बार आया है, 23 बार। टोटल 40 बार उलाटे, सॉरी उसको उछाले हैं कॉइन को, ठीक। तो इसमें चित्त जो आया है 17 बार, पट जो आया है कितना बार आया है, 23 बार आया है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिक्के की एक बार, एक उछाल में चित्त आने की क्या प्रायिकता है। हमें बोल रहा है ना कि चित्त आने, एक बार जब उछालेंगे तो चित्त आने की क्या प्रायिकता है, चित्त आने की प्रायिकता पूछा है हमें, प्रायिकता। अब देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें। ये चित्त कितना बार आ रहा है, 17 बार, 17 बार। ये घटना के घटित होने की प्रायिकता, अभी लिखे थे कि जो ये एनी है ये घटित होने की प्रायिकता, अर्थात इसमें चित्त कितना बार आया है, 17 बार, और टोटल प्रायिकता कितना है, 40 है, तो नीचे 40 लिखा जाएगा, यानी कि जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा वो 17/40 हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर यही बोलता कि घटना के जो पट आने की क्या प्रायिकता है, पट, तो 23/40 हो जाता, ऊपर 23 रहता, नीचे क्या हो जाता, 40 हो जाता। बात क्लियर इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, कह रहे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है, फिक्स प्राइस जो एफपी है, फिक्स प्राइस वो कितना है, 80 रुपये है, और यदि 72 रुपये में बेचा जाता है, एसपी कितना है, 72 रुपीज़ है, 72 रुपये। तो देखिए अभी आया था छूट से, अभी ये क्वेश्चन आया था, फिर दिया है कितना प्रतिशत छूट मिला, तो 8 रुपये छूट मिला है। ये छूट कितना मिला है, 8 रुपये, बट्टा फिक्स प्राइस कितना है, 80, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 8 दहा के 80, 10 से कटेगा 0, यानी कि 10% छूट मिलेगा, 10% छूट हो जाएगा। अभी आपको बताए थे कि छूट जो होता है ना हमेशा फिक्स प्राइस पे, यानी कि जो छूट का प्रतिशत होता है, छूट प्रतिशत बराबर छूट बट्टा फिक्स प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। हमेशा किस पर निकालते हैं, तो फिक्स प्राइस पे निकाला जाता है छूट का प्रतिशत, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन बोला है ना कि 4,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखिए एक बात ध्यान रखें, थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, CI तथा SI का अंतर, इस बात को पहले लिख लीजिए, तब हम क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत आसान है, ठीक। क्वेश्चन आता है कभी भी कि CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो इसमें दो बातें रहता है। एक आता है पहला 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए जो अंतर डिफरेंस डी हो जाता है, तो डी इज इक्वल टू PR² बटा 100²। ये 2 साल का अंतर हुआ, एकदम रट लेंगे इसको। 3 साल का एक आता है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ये होता है डी इज इक्वल टू PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100 ये दोनों से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। 3 साल का जब पूछेगा कि 3 वर्ष के लिए, तो डी बराबर PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 और 2 साल का डी 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 मतलब डिफरेंस हो गया, और प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, और ये 100 तो 100 ही होगा, तो PR² बट्टा 100²। तो हमें यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 2 साल का अंतर निकालना है, 2 साल का डिफरेंस निकालना है, तो डी इज इक्वल टू प्रिंसिपल 4000 है, तो 4000 इंटू R², PR² यानी कि R का मान कितना है आपका 5, तो 5 का होल स्क्वायर 25, और बट्टा 100 गुणे 100, 100 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 चौके 100 हो गया, 4 से कटेगा 10 मत में, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। सिंपल सा बात है एकदम, इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों फॉर्मूला नोट करके लिख लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि डी इज इक्वल टू PR² बट्टा 100², यहाँ 3 साल का पूछेगा तो डी बराबर PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 2 साल का पूछा था, तो 4000 इंटू 5 का होल स्क्वायर 25, 100 गुणे 100 कटा लिए, 10 रुपये हमारा अंतर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है हमारा ए में दिया हुआ है।
इज द राइट आंसर। क्लियर? इसमें ये जो सेट था अग्निशामक का था, 27/3/2022 का जो था वही सेट था। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इस सेट में इतना ही क्वेश्चन था, ठीक। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये डिस्कशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जो भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं उनको सेंड कर दीजिए, वो देख लेंगे। शेयर कर दीजिए, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। ये 8-10 क्वेश्चन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका मैथ का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सब बना लेते हैं। अगर आप नहीं बनाइएगा तो इतने क्वेश्चन से क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे। तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा, आप पास नहीं हो पाइएगा। तो फिर अगले चरण के लिए आप नहीं सेलेक्ट हो पाइएगा, ठीक। तो इसीलिए तैयारी करिए, जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करिए, और ये मैथ का भी क्लासेस देखते चलिए। बस क्लासेस देखिए, नोट करिए, आपका टोटल मैथ का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।